चंद्र की मध्यकालीन भारत पर लिखी पुरानी एनसीईआरटी की किताब का तीसरा अध्याय। और आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जिसकी नौसेना का डंका दूर दूर तक बजता था, जिसके मंदिर आज भी वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं और जिनका शासन चलाने का तरीका अपने समय से कहीं आगे था। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, लगभग 900 से 1200 ईस्वी के बीच। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इस अध्याय के उन हिस्सों को कुरेदेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चोल सिर्फ एक और राजवंश क्यों नहीं थे, उनके उदय के पीछे क्या कारण थे, उनका वो कौन सा प्रशासनिक मॉडल था जिसकी आज भी चर्चा होती है, और उनकी सांस्कृतिक विरासत का असल मतलब क्या था। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। 9वीं सदी में जब चोलों का उदय हो रहा था, तब दक्षिण भारत की राजनीतिक जमीन कैसी थी? क्या वहां कोई एक छत्र शक्ति थी? एक छत्र तो बिल्कुल नहीं। उस समय दक्षिण भारत में एक तरह का शक्ति संतुलन बना हुआ था जो अक्सर बिगड़ता रहता था। कांची में पल्लव थे, मदुरई में पांड्या और केरल के हिस्सों में चेर राजवंश का शासन था। ये सब आपस में और उत्तर के राष्ट्रकूटों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि एक राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। और इसी उथल-पुथल का फायदा चोलों ने उठाया। स्रोत बताते हैं कि इसके संस्थापक थे विजयालय, जो पल्लवों के सामंत थे। एक मिनट, ये सामंत का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ एक गवर्नर थे या एक छोटे राजा की तरह जो पल्लवों के अधीन काम करते थे? दूसरा वाला ज्यादा सही है। सामंत अपने क्षेत्र में काफी हद तक स्वतंत्र होते थे, अपनी सेना रखते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने मुख्य राजा यानी इस मामले में पल्लवों को सैन्य सहायता और कर देना पड़ता था। विजयालय ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक कमजोर पल का इंतजार किया और 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया, जो उस वक्त एक बहुत ही रणनीतिक शहर था। हाँ, एक होशियार राजनीतिक चाल थी। और यहां से ये सिर्फ बड़े होते गए। 9वीं सदी के अंत तक चोलों ने कांची के पल्लवों को पूरी तरह हरा दिया और पांड्यों को भी इतना कमजोर कर दिया कि दक्षिणी तमिल देश यानी चोलमंडलम पर उनका एक छत्र राज हो गया। लेकिन ये सफर सीधी चढ़ाई जैसा नहीं था। उन्हें उत्तर में राष्ट्रकूटों से एक जबरदस्त चुनौती मिली। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में एक युद्ध में चोल राजा को बुरी तरह हराया और चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। अच्छा। ये चोलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और लगभग 30 साल तक वे संघर्ष करते रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी शक्ति फिर से संगठित की। अच्छा, तो अब तक हमने नींव की बात की, लेकिन अब उस दौर में चलते हैं जब चोल साम्राज्य एक असली सुपर पावर बन गया।